आज की जो हमारी ये क्लास है ये बेसिकली 20 जून 2023 सोशल वर्क का समाज कार्य का प्रश्न पत्रों पर मैं थोड़ा सा बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से आपको बता दूं मैं 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इसी पेपर से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आप सभी का जो आज परीक्षा है वो 3 बजे से है, और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 से लेकर 2:30 बजे के बीच में है रिपोर्टिंग टाइम। अपने सेंटर पे आप सभी लोग समय पर पहुंच जाइएगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास, मास्क होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और 2 फोटो और आपका एक एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और एक ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपने भूलना नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने बैग में इसको रख लेना है और फिर अपने सेंटर के लिए आज रवाना हो जाना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। ये व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। संकेंद्रित समूह पर चर्चा बेसिकली नहीं है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दार्शनिक और प्रविधि उपागम को सही क्रम में दर्शाना है। इसका सही क्रम जो होगा, पहला तत्व दर्शन होगा, फिर उसके बाद आपका ज्ञान मीमांसा होगा, और उसके बाद आपका सैद्धांतिक अभिमुखीकरण होगा, ठीक है। अभिमुखीकरण होगा यानी बी, फिर आएगा, फिर उसके बाद आपका शोध उपागम आएगा यानी आपकी ई, फिर उसके बाद लास्ट में शोध संरचना आती है। तो जब भी दार्शनिक प्रविधि उपागम के सही क्रम पूछेगा तो आप पहले नंबर पर लगाइएगा तत्वदर्शन, दूसरे नंबर पर आप लगाइएगा यहाँ पर, दूसरे नंबर पर आप लगाएंगे बी वाला ऑप्शन, दूसरे नंबर पर बी लगाएंगे भाई, सैद्धांतिक अभिमुखीकरण लगाएंगे, और तीसरे नंबर पर आप डी को लगाएंगे। तीसरे नंबर पर आप जो है डी को लगाएंगे। डी क्या है आपका? शोध संरचना है, ठीक है। ये बनेगा सवाल, देखिए ध्यान से। तत्व दर्शन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बी बनेगा सैद्धांतिक अभिमुखीकरण, और तीसरे नंबर पर डी बनेगा आपका शोध संरचना, चौथे नंबर पर सी आ जाएगा ज्ञान मीमांसा, चौथे नंबर पर आएगा, ये 4th नंबर पर आएगा, और लास्ट में आपका जो आएगा शोध उपागम आएगा। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए। दार्शनिक और प्रविधि उपागम है, इसका क्रम आपको दर्शाना है। इंग्लिश भी देख लीजिए एक बार सभी लोग, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ मैथोलॉजी के बारे में बात करूँ या फिलोसफिकल की बात करता हूँ, एक मिनट देखते हैं, अभी देखते हैं। जब मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जब मैं आप लोगों से बात करूंगा फिलोसफिकल और मेथोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम जिक्र करेंगे तो रिलेट आपका क्या होगा? बी ऑप्शन पहले रिलेट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले ए रिलेट होगा भाई, ऑप्शन तो होना चाहिए रिलेट। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो बी रिलेट होगा। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो डी रिलेट होगा। डी क्या है? शोध संरचना। तो ए बी डी किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया भाई ए बी डी, तो अच्छा ए बी डी कहीं पे नहीं दिया है, तो आप ए बी सी को रिलेट कर लो, ठीक है। सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी रिलेट होगा भाई, सी रिलेट होगा। ए आपका आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। देखिए ऐसे ही में बड़े काफी कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन। दार्शनिक प्रविधि में सबसे पहले आपका तत्वदर्शन हो जाएगा, ए के बाद सी कह रहे हो आप? ए के बाद सी ज्ञान मीमांसा, ओके हाँ जी, पहले हाँ पहले सी आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा ज्ञान मीमांसा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सी के बाद क्या रिलेट हो जाएगा? बी रिलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या रिलेट हो जाएगा आपका? उसके बाद बी के बाद क्या रिलेट होगा? ई रिलेट होगा, लास्ट में डी रिलेट होगा, लास्ट में डी रिलेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो रहा है देखिए, बताइए जरा आप। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, ए सी बी ई डी, ए सी बी ई डी करेक्ट जवाब बता रहे हो, ये रिलेट होगा भाई, ठीक है। चलिए सही जवाब फिर से रिपीट करूंगा। कह रहा है कि दार्शनिक और प्रविधि उपागम में सही जो प्राविधिक उपागम है उसका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आप क्या बताइएगा? ए को बताइएगा। ए में दिया गया है तत्वदर्शन, फिर उसके बाद सी को दर्शाइएगा। सी में दिया गया है आपका ज्ञान मीमांसा, फिर उसके बाद बी को रिलेट कराइएगा। बी में दिया गया है सैद्धांतिक अभिमुखीकरण, और उसके बाद ई दिया गया है शोध उपागम, और उसके बाद डी दिया गया है शोध संरचना। यह ऑप्शन आपका फिर करेक्ट मान लिया जाएगा, और यही आपका सही जा रहा है, यही आपका सही जा रहा है। अगला सवाल देखिए, मैं थोड़ा तीव्र गति से कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ, बट अब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने दिया गया है, आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करना है। इन्वॉल्व व कौन कौन सी सीरीज है, स्टेप बाय अरेंज आपको सीक्वेंस में
करना है, यानी निर्णय निर्माण के चरणों को एक श्रृंखला में शामिल करना है, इसका क्रमबद्ध तरीका से आपको व्यवस्थित करना। आसान सा सवाल है। पहले नंबर पर समस्या की पहचान हो जाएगी, नंबर 2 पे आपकी समस्या का विश्लेषण हो जाएगा, नंबर 3 पर आपका विकल्पों का विकास हो जाएगा, नंबर 4 पे जो आ जाएगा आपका सर्वोत्तम वैकल्पिक समाधान की चयन हो जाएगा, यानी आपका सी बन जाएगा, और लास्ट में निर्णय की क्रिया हो जाएगी। ये तो ऑप्शन करेक्ट जाएगा भाई, देख लीजिए एक बार फटाफट ढूंढिए जरा किसी ऑप्शन में है, प्लीज जल्दी करिएगा, बताइए कोई ऑप्शन। हाँ ऑप्शन देखिए थर्ड यहाँ पर दिख रहा है भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। केवल आप लोग ऑप्शन को मैच करिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हमें पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर, ठीक है 100 क्वेश्चंस। देखिए व्यक्तिक कार्य में अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करना है, और सब सवाल आपके सामने दिया गया है कि स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रिकॉर्डिंग इन केस वर्क, यानी रिकॉर्ड के संबंध में वो कथन आपको बताइए कौन कौन सा करेक्ट होना चाहिए रिकॉर्ड के संबंध में, ठीक है रिकॉर्ड के संबंध में। तो पहला है कि समाज कार्य के प्रचलन सीखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि है, बिल्कुल सही बात है, ये मेथड है। और फिर कहता है प्रयुक्त प्रक्रिया को सटीकता से मूल्यांकन किया जाए, बिल्कुल मूल्यांकन किया जाता है। फिर कथनात्मक अभिलेख में सर्वाधिक तकनीकी यूज होती है, नरेटिव रिकॉर्डिंग की बात करता है, बिल्कुल होता है, ये भी करेक्ट है। फिर कहता है रोल, देखो ये गलत हो गया, अब हमारी भूमिका थोड़ी उसमें होगी, ना ही सेवार्थी की भूमिका होगा, तो अभिलेख की प्रक्रिया का परिकृष्ट करने में, तो गलत। ए बी सी, देखिए ऑप्शन किस में है बताइए, ए बी सी ऑप्शन नंबर पहले में है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सवाल ना, मैं देखो इसको करवा चुका हूँ, व्याख्या वगैरह दे चुका हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे व्याख्या देना चाहिए, फिर मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप इसको ध्यान से समझते चलिए, अपने दिमाग में रखते चलिए। सतत विकास लक्ष्य को लिए आधिकारिक तौर पर इस रूप में जाना जाता है, बेसिकली ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा फटाफट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने के लिए। 6 वाले में देखिए थोड़ा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, देखो अब यहाँ पे देखिए वो दे रखा है अप्रोचेस, देख रहा है कि समाज कार्य के निम्नलिखित उपागम में सही तरीके से उद्भव का मतलब एक प्रकार से उदय वाली प्रक्रिया में, उद्भव वाली प्रक्रिया में जिक्र हो रहा है, तो सही क्रम में आपको दर्शाना है। यहाँ पे वर्ष आपको नहीं दर्शाना, बट इसको अगर हम बात करते हैं तो सही क्रम के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। तो जरा जवाब बताइए, आप लोग को क्या पता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपका उपचारी उपागम आ जाएगा, फिर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका प्रणालीगत हो जाएगा, यानी ए, फिर सी, फिर उसके बाद दूसरे पे तीसरे पे आ जाएगा परिवर्तनकारी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे रेडिकल अप्रोचेस, यानी बी आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा विभेदीकरण एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच हो जाएगा, ये आपका डी। ये IMP सवाल है, हो सकता है आपको आज मिल जाए ये सवाल, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क, करेक्ट सीक्वेंस में दर्शाना था। करेक्ट सीक्वेंस नंबर 1 पे उपचारी उपागम, नंबर 2 पे सिस्टम अप्रोच, नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो रेडिकल, और नंबर 4 पे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है। ये अप्रोच है सोशल वर्क के, तो इस आधार पे हमें को इसको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे कहता है ह्यूमन राइट्स स्टार्ट विथ जो है ब्रेकफास्ट, यानी बताइए मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है। भाई लियोपोल्ड सेंघोर का नाम आता है, ये करेक्ट जवाब है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है ना, लियोपोल्ड सेंघोर कहते हैं, ये बात है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, और वो वैश्विक स्तर पर डैश की संकल्पना पर चर्चा हुआ था। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक हुई थी वो उसको बोलते हैं संधारणीयता। तो वर्ष 1972 में ना स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो वैश्विक स्तर पर संधारणीयता की संकल्पना पर चर्चा हुई, और इसको कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथम बैठक का सम्मेलन हुआ था 1972 वाला। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानात्मक सांख्यिकी की श्रेणी में आता है। तो बेसिकली तो एक बात ध्यान रखिए, काई स्क्वायर आता है, दूसरा टी टेस्ट, तीसरा सहसंबंध आता है, यही तो करेक्ट जवाब होगा भाई। ADE देख लीजिए, ADE देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। प्रतिशत और समानुपात ये इसका पार्ट है ही नहीं, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है जो, वो थर्ड ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, जाते जाते आज आप लोग ये 2023 के सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं ना,
जून 2023 का, तो समझिए बड़ा फायदा करेगा आप लोगों के परीक्षा में। जैसे ही आप बैठेंगे बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। कहता है व्हाट वाज द कंप्लीट नेम, आपको बताना है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी दैट वाज स्टार्टेड इन लंदन, यानी लंदन में जो प्रारंभ हुई थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, उसका पूरा नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन सही है, लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी। इसको बेसिकली फैमिली एक्शन के नाम से आप जानते भी हैं हम लोग। ऑप्शन पहला करेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन पर भी मैंने बातचीत किया है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बात करना है। प्रोसेस इज नॉट, है ना, नॉट यानी समूह प्रकार को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सा वो चीजें हैं जब आप ग्रुप फंक्शन को समझते हैं तो उसमें कौन सा नहीं? तो वो बेसिकली क्या है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्थ इज द है वो राइट ऑप्शन माना जाएगा। बाकी जो है संसंजन प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया और संस्कृति प्रक्रिया, ये सभी कोहेंशन, कंट्रोल, कल्चर माना जाता है आपका, बाकी संघर्ष नहीं माना जाता है। फोर्थ करेक्ट। आरती समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? बताइए। हाँ, इवान पैट्रिक पावलोव सन 1904 में एक थ्योरी आई। वो 1904 में जो थ्योरी उन्होंने दिया, कुत्तों पर उन्हें एक्सपेरिमेंट किया था, वो आदत पर आधारित थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बात कही थी कि अनुकूलन के बाद घंटी की जो ध्वनि है उस ध्वनि से मुख में लार आ जाता है, ठीक है ना। और ये घंटी जो दर्शा रही है वो संज्ञापित किस चीज को कर रही है? तो सीएस को कर रही है, ठीक है। सीएस बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको कंडीशनिंग स्टिमुलस की बात आप लोगों से बात किया था, जो दर्शाती है एक प्रकार से अनुकूलित प्रेरक को। ऑप्शन पहला करेक्ट चला जाएगा, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला सवाल, यहाँ सवाल कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न या निवारण निषेध प्रतिशोध अधिनियम है 2013 का। इसके अनुसार कहा गया कि कौन सी जांच शुरू करने के लिए पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे के निपटाना हेतु आंतरिक शिकायत समिति की अनुरोध करता है। तो केवल व्यतीत महिला करती है और कोई नहीं कर सकता। भाई जाहिर सी बात है, ये 2013 वाली प्रक्रिया को अगर हम दर्शाते भी हैं तो वहां पे केवल व्यतीत महिला के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये हमें सम्मिलित करना है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अभिजात जो रेट कराएगा वो वर्ग आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव है। विषम वाला जो होता है कामेच्छा होता है, सेक्स ओरिएंटेशन पर आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव होता है। वैगत जो होता है आयु के आधार पर पूर्वाग्रह होता है। और दिव्यांगता जो होता है किसी अशक्तता के आधार पर पूर्वाग्रह होता है। सही जवाब आपके सामने ऑप्शन नंबर, अगर आप थर्ड को देखिए तो क्या थर्ड सही तरीके से मैच हो रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए फट से, तुरंत बताइए। चलिए, यहाँ पर आपने थर्ड को बताया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब। इसी तरीके से एक्टिव रहिए। उम्मीद करता हूँ आज आप लोग अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आपने जो भी 5 से 6 महीने आपने स्टडी किया है वो आज आप लोगों को रंग लाएगी। अगर अच्छे से आप लोगों ने इन चीज़ों को देख कर और समझ कर करेंगे वहाँ पे एग्जाम में तो ईजिली कर लेंगे। कोई प्रश्न टफ नहीं है, ना ही टफ आपको मिलेंगे। नीति आयोग के संपूर्ण कार्यशालाओं को निम्नलिखित में से प्रमुख शीर्ष पर रखा गया। देखिए, एक बेसिकली क्या था, नीति आयोग बनाई गई। उस नीति आयोग में कहा गया कि टोटली संपूर्ण जो कार्यशालाएं हैं उसकी वो क्रम में रखो और उसको सही तरीके से शीर्ष पर रखो, मतलब सबसे ऊपर रखो। तो अगर मैं वहां पे बात करता हूं तो नीति का क्रियान्वयन का ढांचा था, सहकारी संघवाद था, अनुश्रवण और मूल्यांकन था, थिंक टैंक और ज्ञान का नवावेश पर केंद्रित था। बेसिकली योजना, बजट और क्रियान्वयन पर आधारित ही नहीं थी नीति आयोग। नीति आयोग को सबसे पहले आपको याद रखना है, फुल फॉर्म बता दीजिए कब है, और 1 जनवरी 2015 को आया। बताइए जल्दी बताइए, पूरा नाम बताइए फटा, जल्दी करिए। कोई भी बच्चा बताओ भाई, नीति का पूरा नाम क्या कर रहे हो? हाँ, फॉर इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं BCDE ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरा करेक्ट जवाब है। ठीक है, देखिए अभी मैंने कल ही आप लोगों को बताया, थोड़ा एक्टिव रहिए, तीव्र गति से करवा रहा हूँ। आज ही पेपर है आप लोगों का, मैं सोच रहा हूँ आज 100 क्वेश्चन करना है मेरे को यहाँ पे। समाज कार्य की किस पद्धति में सामाजिक कार्यकर्ता परस्पर सहयोग और वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए एक जैसी समस्या वाले सेवार्थी के समूह के साथ कार्य करता है? तो बिल्कुल बता दीजिएगा आप लोग, समूह कार्य करता है और कोई नहीं काम करता है। यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। हाँ, देखिए समाज कार्य की पद्धति है, ये बताती है आपको, क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता पर परस्पर सहयोग यानी रेसिप्रोकल वाली एक प्रकार की सहायता है, जहां जैसी समस्याओं पर समूह के साथ कार्य होता है ना, तो वो बेसिकली ग्रुप वर्क होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल,
सामाजिक कार्यकर्ता विविध सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजकारी वैल्यू है फिर सांस्कृतिक सामर्थ्य है उसको विकसित करता है। देखिए, समाज कार्य का मूल्य और सांस्कृतिक सामर्थ्य को विकसित करने की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो विविधता का सम्मान करिए, ये सबसे बेटर है। क्योंकि सांस्कृतिक वातावरण में पूछ लिया, तो जब भी सांस्कृतिक वातावरण पूछेगा तो आप विविधता शब्द ढूंढिए, पक्का 110% मिलेगा। ये कीवर्ड है, सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा तो उस ऑप्शन में विविधता का सम्मान करना अवश्य मिलेगा, चाहे कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन हो। ये तो एक क्वेश्चन दे दिया था, बाकी और भी कई क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो सांस्कृतिक वातावरण लिखेगा तो उसमें जरूर विविधता शब्द मिलेगा, और विविधता शब्द हमेशा सत्य होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एच.वाई. सिद्दीकी का नाम बात करते हैं तो आपका कम्युनिटी वर्क में नाम आता है। एच.वाई. सिद्दीकी हो, रोस हो, फिर अगर हम बात करते हैं रोथमैन हो, इनका नाम डनहम हो, इनका नाम जो है कम्युनिटी वर्क में आता है। ग्रेस कोयले की अगर हम लोग बात करते हैं तो केस वर्क में आता है। मैरी रिचमंड का नाम हो, या आपका रॉबर्ट बिस्टिक का नाम हो, या आपका पार्लियामेंट का नाम हो, ये भी आपको रिलेट करते हैं केस वर्क में। डी.के. लाल दास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये समाज कार्य शोध में मिलेंगे। समाज कार्य शोध में बुड्डेन हार्ट का भी नाम मिलता है, याद रखिएगा। सुरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो समाज कार्य शिक्षा में मिलता है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं समाज कार्य शिक्षा में पी.डी. मिश्रा जी आते हैं, उनका भी नाम हमें मिलता है देखने को, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन फटाफट देखिए, पहले का तीसरा किससे मैच हो रहा है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, ये ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए बेसिकली जो है एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको पता है कुल टोटल मौलिक अधिकार 6 माने जाते हैं, बट यहाँ पे हमें अनुच्छेद के साथ रिलेट कराना। समता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो जाएगा, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 हो जाएगा, सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार जो हो जाएगा वो 29-30 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या ऑप्शन नंबर पहला मैच हो रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। पहला मैच हो रहा है, चलिए ठीक है। अगला सवाल, हाँ ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। NEP के बारे में दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि निम्न में से बताइए कौन सा परिवर्तन है जो RTE है, राइट टू एजुकेशन है, जो 2009 में किए जाने वाले। अब देखिए, जब भी बात हम करते हैं 315 जो 3 से 18 वर्ष की उम्र के छात्र हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, जब आपसे 6 से 14 पूछता है तो बेसिकली आप लगाते हैं अनुच्छेद 21 का ए लगाते हैं, या तो 45 लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब 6 से 18 पूछता है तो आप RPWD एक्ट लगा देते हैं। जब आपसे पूछा जाता है 3 से 18 वर्ष तो आप लोग क्या देते हैं भैया कि NEP जो है ना कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया RTE को भी, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। और बात सत्य है कि जब हम बात करते हैं मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में, तब ये प्रक्रिया हमारे सामने आ जाती है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हमें रिपोर्ट को दर्शानी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। IMP करिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, IMP करिएगा। द बेवरेज रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1942 आ जाता है। अगर हम बात करते हैं दी सिहोंग की, दी सिहोंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1968। और जब हम लोग बात करते हैं यंगेस्ट जो है यंगेस्ट बैंड की रिपोर्ट को लेकर तो ये 1959 आ जाता है। लेन कमेटी की बात करते हैं तो 1939 आ जाता है। तो जरा एक बार मैच करिए वर्ष के आधार पे आप लोग और मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करिएगा, फटाफट करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा, तुरंत करिए, जल्दी जल्दी बोलिए, बताइए ऑप्शन बोलिए। हेलो, आवाज जा रही मेरी? हाँ, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन सर थोड़ा सा और नीचे करिएगा। अरे नीचे ऑप्शन तो है ही है, आपके सामने तो प्रदर्शित किया है मैंने ऑप्शन, देखिए जी, आप लोग नहीं देख पा रहे। ए वाले में देखिए ना, ए क्या है, आपको आरोही क्रम दिया, बढ़ते क्रम में लिखना है ना भैया, तो बढ़ते क्रम क्या बनना चाहिए, आरोही क्रम में। थर्ड हो रहा है, ओके, थर्ड ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन मेरे को लग रहा है बी होना चाहिए। पहले नंबर पे ए रखा है भाई, पहले नंबर पे ए 1942 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी भी लग रहा है कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। अच्छा, डी वाले को 74 करिए जरा, लेन कमेटी को 74 करिए, 74 करिए, 74।
ACBD, अगर मैं मान लीजिए ए वाले को कर देता हूँ 1942, ठीक है 1942, इसको जरा पकड़ना, अगर मैं इसको कर देता हूँ 1942, ठीक है, और अगर मैं आपसे सी वाले की बात करता हूँ 1942 ए हो गया, और अगर मैं यहाँ पे सी वाले को पहले रखता हूँ, सी वाले को मैंने कर दिया जो यंगेस्ट बैंड की रिपोर्ट है वो 1959, और फिर उसके बाद अगर मैं आपसे यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाले को कर देता हूँ जो है यहाँ पे 1968, और फिर उसके बाद अब मैं डी वाले को कर देता हूँ 1974। अब देखिए जरा सही जवाब आ रहा है, आप बढ़ते क्रम, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये इसको करेक्ट करिए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट करिए, चलिए इसको सही करिए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके, ये आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर का सवाल, डेटा प्रोसेस में महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है, तो एक प्रविष्टियों का संपादन रखिए नंबर 1 पर बी, फिर दूसरे नंबर पे आंकड़ों का कूटबद्ध करिए यानी सी, फिर तीसरे नंबर पे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इसको काट दीजिए, संगणक चीजों को रिप्रेजेंट, नहीं नहीं काटिए मत, इसको रख लीजिए, प्राप्तांकों का संगणन होगा, क्योंकि हमें डेटा प्रोसेस दिया है, डेटा प्रोसेस में ये होता है, तो डी आपका होगा, सारणियन नहीं होता है, हाँ ये टेबुलेशन नहीं होता है भाई, हाँ, और ना ही होता, बी सी डी करेक्ट होगा, बी सी डी ऑप्शन पहला मैच हो रहा है, पहले वाले को रख लीजिए आप, हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसको भी स्क्रीनशॉट ले प्लीज एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक्टिव रहिएगा आप सभी लोग, आश्रित चरों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो बेसिकली तो वह चर यहाँ पे प्रश्न पूछा हमारे सामने है कि आश्रित चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा, तो वे बेसिकली वह चर जो प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता हो, है ना, जो चरों का क्या कर रहा हो, प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, ये करेक्ट ही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 23 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा, कि आश्रित चर के बारे में सही स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है, और आइडेंटिफाई में वह चर जो प्रभाव को प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, सामूहिक कार्य में अनुभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है, अनुभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, फेल्ट नीड का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी वर्क मीन्स में महसूस करने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, ये महसूस की जाने वाली प्रक्रियाएं किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फोर्थ देखिए ऑप्शन, वह सामाजिक आवश्यकताएं जो सामान्यतः समुदाय द्वारा व्यक्त हो रही है, फोर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नोट करिएगा ये सवाल को भी, फेल्ट नीड जिसको अनुभूत आवश्यकता का मतलब बताता है, समुदाय के द्वारा अभिव्यक्त होता है वो प्रक्रियाएं, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 दर्शा रहा है, और ये आपको ब्रह्म समाज कोलकाता का है, बंगाल से है, रिलेट करा दीजिए तुरंत इसको, और आप इजीली इसको कर भी सकते हैं, ठीक है, बंगाल से। आर्य समाज की अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो रिलेट किससे करेगा, ये बॉम्बे यानी महाराष्ट्र से। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो पुणे से यानी पूना से, और वेद समाज को रिलेट कराएंगे तो मद्रास से। जरा मैच करिए, सही ऑप्शन को मैच करिए तुरंत, ऑप्शन सही को मैच करिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तीसरा होगा, देखिए मैच भी आप सही से नहीं कर रहे भाई, कोई दूसरा से तीसरा बोल रहे, प्लीज ऑप्शन को सही तरीके से मैच करें। क्वेश्चन नंबर 26 अगला सवाल, रेफरल के बारे में आपको सही शब्दों को हमें रिप्रेजेंट करना है ना, रेफरल के बारे में, चलिए रेफरल के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर पे ये रेफरल व्यक्तिगत समाज कार्य के प्रयुक्त संकल्पना जो सेवार्थी, जो किसी भी सेवार्थी को, बात सही है, यहाँ बात करेक्ट हो गई, अन्य पेशेवर के पास भेजते हैं, और ये बात सही है, ये रेफरल है, रेफरल का मतलब नहीं होता है सेवार्थी को अन्य पेशेवर व्यवसाय के पास भेज दो भाई, चाहे वो योगा वाला हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, उसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भेजा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं बी पे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता में विशेष रूप से ज्ञान और कौशल की अयोग्यता, अयोग्यता तो हो ही नहीं सकता भैया, इसको काटिए। फिर कहता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों भाव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सकारात्मक नकारात्मक भाव होते हैं। फिर कहता है रेफरल की वास्तविक मामले में सेवार्थियों की राय अनिवार्य नहीं होती, क्यों नहीं अनिवार्य होती, अगर राय नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, गलत जवाब। तो आपका ए और सी देखिए ऑप्शन किसी में है, यानी थर्ड में है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेवरेज रिपोर्ट की 5 विशाल समस्याएं नहीं है में से, देखिए एक तो बेसिकली अन्याय नहीं होगा, दूसरा निर्धनता और कष्ट नहीं होगा, बाकी देखिए आलस्य होता है, जो है अनभिज्ञता होता है, रोग भी होता है, गंदगी अभाव भी होता है, ये अन्याय नहीं होता है, ना ही आपका कष्ट होगा, ना ही निर्धनता होगा। तो आप सी को और ई को ढूंढिएगा जरा, सी और ई देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न जाते जाते आज हम लोग कुछ चीजों पर बातचीत करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपके पेपर में आ सकते हैं। अभिकथन एक तरफ है, दूसरी तरफ कारण दिया है, आपको ध्यान रखना। सामाजिक क्रिया के द्वारा प्रचार प्रचार प्रसार से क्या होता है? विधि निर्माण की जनता को बेहतरीन किया जा सकता है। अच्छा, ये बात तो करेक्ट है भैया, कोई दो राय नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कहता है सामाजिक क्रिया में सघन जन जागरूकता की आवश्यकता होती है, ये भी बात करेक्ट है, ये भी बात करेक्ट है। तो इस आधार पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन का आप चुनाव करना उचित समझेंगे, जरा जल्दी बताइए, पहला कि दूसरा? व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है भाई। एक मिनट, ऑप्शन गायब हो गया क्या? बताइए कौन सा करेक्ट जाएगा, बोलिए। सेकंड सेकंड वाला जाएगा ना, बिल्कुल, दोनों सही है, बाकी व्याख्या नहीं। हाँ व्याख्या नहीं हो रहा है, सही जवाब सेकंड आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ किताब का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। सोशल केस वर्क में द थ्योरेटिक अप्रोच की बात किया है, तो ये रिलेट कराएंगे आर के उपाध्याय महोदय। आर के उपाध्याय, डॉक्टर आर के उपाध्याय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी मैंने कल ही आप लोगों को एक संस्था में बात भी किया था। फिर अगर हम बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क के बारे में, ठीक है, ये रिलेट करा देंगे ग्रेस मेथ्यू महोदय। और जब बात करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में, तो ये मैरी रिचमंड का नाम आ जाएगा। सॉरी, मैरी रिचमंड का नाम नहीं आएगा, ये तो गार्टन हैमिल्टन का नाम है। हाँ, लेकिन ये व्हाट इज सोशल केस वर्क में तो भाई जाहिर सी बात है ये मैरी रिचमंड आएंगे। बताइए जरा, अब जवाब बताइए, क्या हम ऑप्शन सेकंड को चुनाव करें? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन के क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य हो सकते हैं? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य और उद्देश्य, आसान सा सवाल, जवाब आपके सामने होने चाहिए भैया, और इजी क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दर्शाए गए हैं। तो पहले नंबर पे आप देखिए, सामुदायिक चेतना का विकास करिए, फिर सहभागिता को प्रोत्साहन करिए, फिर उसके समुदाय में नेतृत्व का आप विकास कर दीजिए। लोगों को धन जुटाने की बात नहीं करता कि भैया धन में वृद्धि हो, इसके लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है। ना ही ये किया जाता है कि लोगों को व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान दिया जाती है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्तिगत पर ध्यान दोगे तो केस वर्क का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सी डी ई ऑप्शन ढूंढिए। हाँ, ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, एक्टिव हो। ऑप्शन आप देखिए, बस मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप केवल ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा बस। चलिए, कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो आगे बढ़ जा रहा है बार बार। ये सवाल हो गया, ये सवाल की बात करते हैं तो ये सवाल हमारे सामने ये भी हो गया, उसके बाद हमारे सामने ये सवाल आ गया। चलिए बताइए, अभिवृत्ति निर्माण की बात है, अभिवृत्ति निर्माण की बात है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही दर्शाया गया है? तो अभिवृत्ति अधिगम में सकारात्मक साहचर्य होता है, सही है। अभिवृत्ति के अधिगम में जो है इनाम और दंड भी दिया जाता है, ये भी सही है। अभिवृत्ति के अधिगम समूह के मानकों का माध्यम से होता है, ये भी सही है। और अभिवृत्ति का अधिगम सूचना के संपर्क के माध्यम से, ये भी सही। सभी करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करिएगा, ऑल करेक्ट जवाब होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि किस पीढ़ी में मानवाधिकार के प्रोत्साहन में समाजकारी के व्यवसाय की भूमिका प्रदत्त होती है या प्रदत्त मानी जाती है? अगला सवाल हमारे सामने, बताइए जरा जवाब, जल्दी जवाब करिएगा। दूसरी पीढ़ी। बिल्कुल, यहाँ पे जो है किस पीढ़ी में मानवाधिकार का प्रोत्साहन और समाजकारी व्यवसाय को दर्शाया गया है, तो समाजकारी जो व्यवसाय है ना, अपना सोशल वर्क व्यवसाय हो ही गया है, तो ये आपकी दूसरी पीढ़ी में आता है, सेकंड पीढ़ी में आता है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अधिनियम को आपको आरोही क्रम में दर्शाना, भैया आपको यहाँ पे ना वर्ष के रूप में दर्शाना है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा वो 1955 हो जाएगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हो जाएगा 1989 हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे 2013 भी रख सकते हो, या अभी अपने ऊपर 2013 वाली प्रक्रिया में बात कर रहे थे ना, तो या तो आप 2005 भी रख सकते हो। अगर हम बात करते हैं कार्यस्थल पर जो महिलाओं को यौनिक उत्पीड़न और अधिनियम रोकथाम निषेध अधिनियम है, ये बेसिकली 2015 का माना जाता है। कब का माना जाता है? ये 2015 का माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर, देखिए ये संशोधन का पार्ट है 2015, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ तो चाहे तो आप 2013 भी लगा सकते हो। मैंने एक बार 2013 की बात किया था, अगर 2013 यहाँ लगाओगे ना तो 2013 यहाँ से आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2013 आप लगाओगे तो 2015 आपको संशोधन मानना पड़ेगा। अगर 2015 अगर नहीं 13 नहीं यहाँ पे मानोगे तो 2005 मानते तो 2013 मानिए। तो सही क्रम तो ए, अगर बात करेंगे तो A B C D ही करेक्ट होगा भैया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बताइए एक बार फटाक से।
बिल्कुल सही जवाब। यस सर यस। दोनों परिप्रेक्ष्य में आप इसको सही कर सकते हो। एनटीए ने दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको पूछ रहा है तो दोनों परिप्रेक्ष्य में 13 मानोगे तो 15 इसको मानोगे क्योंकि संशोधन मान लिया आपने 13। अगर 5 मान रहे हो तो इसको संशोधन मत मानिए, ये 2013 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे दर्शाया गया है और ये आपसे कह रहा है कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताइए जो संज्ञान हेतु सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देशित कर रहा हो। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक सेवार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है और ये बात जानते हैं, अद्वितीय होता है और ये करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने और ये सवाल देख सकते हो आप लोग, कह रहा है कि नीचे दो कथन है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कह रहा है लगभग सभी भिखारी बेघर होते हैं परंतु सभी बेघर भिखारी नहीं होते। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर कहता है कि बेघर के अधिकांश जो कार्यक्रम होते हैं वो भिक्षावृत्ति के खत्म करने के लिए होते हैं, समाप्त करने के लिए होते हैं। बिल्कुल गलत बात, इसमें कोई दो राय नहीं, ये गलत है। बेघरों के लिए थोड़ी ना, बेघर के जो अधिकांश कार्यक्रम होते हैं वो भिक्षावृत्ति थोड़ी समाप्त कर सकती है। ठीक है, ये गलत है। आपका ऑप्शन जो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने की टाइप सेकंड एरर क्या हो सकता है। तो ये शून्य प्रकल्पना असत्य होती है और स्वीकृत हो जाती है, ये होता है टाइप एरर। ठीक है, असत्य तो होती है, आपने उसे स्वीकृत के रूप में रख लेते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट वाला मैं जो आपको दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे सर्वोत्तो सवाल हमारे सामने दिया गया है। 1 मिनट, सर्वोत्तो शब्द दिया गया है और सर्वोत्तो दृश्य शब्द है। सर्वोत्तो दृश्य बंदी ग्रह की बात हो रही है और इसकी जो है निम्नलिखित में से संकल्पना किसने दिया। सर्वोत्तो दृश्य बंदी ग्रह का संकल्पना दिया है माइकल फूको। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं और ये सवाल देख लीजिए आपके सामने दिया गया है। भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार कह रही है आप लोगों से कि बताइए बच्चों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय जो है क्रियान्वित हैं भारत सरकार के द्वारा। ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्वेश्चन नंबर ये भारत सरकार के द्वारा, तो आप किसको चुनना उचित समझेंगे, प्लीज एक बार रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई वर्ष 2019 में यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास को शामिल किया जाए, यौन अपराधों के बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाए। बिल्कुल ये पहला सही मानता है। फिर उसके बाद कहता है कि बालिकाओं के संरक्षण हेतु जो है 1 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी, ये भी शामिल किया है। फिर उसने कहा कि सीसीई नहीं शामिल है, सीसीई शामिल नहीं है। बाल देखभाल तो बेसिकली भारत सरकार बच्चों के संरक्षण के रूप में ये आता ही नहीं, ये तो न्याय कमेटी बोर्ड वगैरह है जहां पे चिकित्सकों की नियुक्ति करता है, यहाँ पे ये गलत है। फिर ये देखो गलत है, ये तो गलत है टोटली। फिर उसके बाद कहता है कि पुरुष बच्चों के साथ बलात्कार हुए जो मामले होते हैं उसको शामिल करने के लिए आईपीसी में जो है इसका संशोधन किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। केवल आपका जो है ए और बी होगा, ए और बी को ढूंढिए कहीं है कोई ऑप्शन में ए और बी, आपका 4 में है, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे कह रहा है, ये बड़ा ऊपर चला जाता भाई, समाज कल्याण संस्थानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है आपकी समझ। समाज कल्याण संस्थाओं के संबंध में वो स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट है। देखिए सहभागिता के अधिकार को प्रदान, ये संस्थान जो होता है समाज में सहभागिता के अधिकार को प्रदान करता है, ये गलत है। संस्थान के संबंध में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। जरूरतों के कार्य करता है, ये बात सही। देखिए मैं कारण इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया रखा है कि ABCD चारों हो। एक बार सिराज ने इसी क्वेश्चन को शायद उन्होंने मुझे स्क्रीन शेयर किया था, स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने बताया भी था। आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर बल देता है, फिर संस्थान में जो है पूर्णता सहभागिता को अवसर देता है। देखिए यहाँ पर BCD करेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे ए भी था, लेकिन ए में अगर हम बात करें तो भूमिका क्या सी को भूल जाओगे। सी तो आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर बल दे रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी को भूलना नहीं चाहिए। अगर ऑल भी अगर होता ना तो ऑल भी सही होता है, यहाँ पर तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल, कहा कि निम्नलिखित में से सतत विकास को संकेत नहीं कर रहा है वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सतत विकास को संबोधित नहीं कर रहा। तो अंतर्नोद शब्द देखिए यहाँ पर, अंतर्नोद शब्द यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं यहाँ पर अंतर पीढ़ीगत समानता जो इक्वलिटी शब्द है इसको डिनोट कर सकता हूँ, अंतर पीढ़ीगत समानता को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल है दुश्चिंता और दोष से पीड़ित सेवार्थी को राहत पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से प्रविधि का उपयोग किया जाता है। अच्छी बात है वही, चलो उपयोग करो। तो किस चीज को रिलेट कराओगे आप। विश्वसनीयता सर।
विश्वसनीयता बता रहे हो, स्पष्टीकरण भी बता रहे हो। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से विश्वसनीयता ही आपको सही बता रहा था आप लोगों ने कि भाई दुश्चिंता और दोष से पीड़ित सेवार्थी को राहत पहुंचाने के लिए बताइए किस प्रविधि का उपयोग करेंगे, तो वो विश्वसनीयता होगा। देखिए ये विश्वसनीयता आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन सही माना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऊपर चला जा रहा है ज्यादा, है ना। यस सर, हाँ स्पीड हो जाता हाँ, स्पीड स्पीड से हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा अभी। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। समव्यवहार विश्लेषण की बात कर रहे हैं। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एरिक बेक का द्वारा दिया गया है और समव्यवहार विश्लेषण एक वर्ण के द्वारा, और इनका कथन किन किन बातों को लेकर सही मानता है, इनका कथन, है ना। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जरा एक बार यहाँ पर आप अपने विचारों को जरूर प्रकट करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ समव्यवहार विश्लेषण में, तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर जाएगा कि सेवार्थी की विकृत की गई अहम की अवस्था को पहचान किया जाए, उसको परमार्जित किया जाए, सही बात है। फिर किसी सेवार्थी की समव्यवहार विश्लेषण को चित्रक प्राप्त करने की सहायता भी की जाए। फिर किसी सेवार्थी के समुचित जीवन की स्थिति का मूल्यांकन करके परिवर्तन करना और उसके जो है यह मनाने की, जैसे मैं ठीक हूँ आप ठीक हैं, इसकी सहायता भी करना, ये प्रक्रिया इसमें संचालित है, ये भी करेक्ट है। सेवार्थी की समुचित जीवन पटकथा प्राप्त करने और उसे गैर उत्पादक पटकथा में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ये 4th वाला पॉइंट गलत है। केवल आप यहाँ पे ढूंढिए ए बी सी को, जो ए बी सी देखिए ऑप्शन नंबर 3rd में है, 3rd वाला ऑप्शन आपका हाँ करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है संप्रेषण के संबंध में सही बात है। कम्युनिकेशन को लेकर बात किया जा रहा है और यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, कथन करेक्ट है। और कथन जब करेक्ट होगा तो इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, शब्दार्थ विषयक बाधक तथ्यों को संबंधवाणी के रूप में या अर्थों के रूप में रखा जाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फिर संगठन के जटिल संरचना और परिणति अवसर देखिए सही होता है हमेशा, अवसर संप्रेषण की समाप्ति की बात हुई हो करेगी, ठीक है। फिर कहता है कि जब किसी विचार में प्रथम ठीक ठाक मतलब प्रेषण मतलब श्रोता जो सेंडर है ठीक ठाक करता है तो संप्रेषण रिक्त पैदा हो जाती है, गलत बात है, नहीं होता है भाई। दूसरे के बारे में अगर शोध और संकल्पना मतलब कल्पना किया जाए, इमेजन, तो उत्पन्न संप्रेषण में बाधा दूर हो जाता है, गलत बात है, ऐसी नहीं हो सकता है। ए और बी आपका केवल सही रहेगा और ये सेकंड ऑप्शन आपका सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सत्य माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिया गया है और ये सवाल हमारे सामने क्या हो सकता है, इसका करेक्ट जवाब बताइएगा, बताइए। मानव के उच्चतम स्तर पर जो है वेरिएबल की पहचान करोगे तो कैसे कैसे करोगे? सर उसका बुद्धि के स्तर पर सर करेंगे। एक तो देखो मैं आपसे कहूंगा कि विद्यालय जाने की अवधि के वर्ष में करिए, दूसरा आप करिए वार्षिक, बाकी बुद्धि वाला स्तर तो गलत हो जाएगा, शिक्षा भी गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल डी और ई आएगा। मापन के उच्चतम स्तर के जो वेरिएबल्स होंगे वो आपका करेक्ट माने जाएंगे, विद्यालय वाले और जाने वाले वार्षिक वाले, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डी और ई आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा यहाँ पर, है ना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 45 नंबर का सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन, तो चंदी प्रसाद भट्ट जुड़े हुए हैं, गौरी प्रसाद भी जुड़े हुए हैं और सुंदरलाल बहुगुणा भी, पंडुगर हेगड़े नहीं जुड़े हुए हैं। ए बी सी जुड़िए, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि सामुदायिक संगठन का आधार क्या हो सकता है ना, 49 में। तो अगर मैं आपसे बात यहाँ पे कर रहा हूँ कौन सा हो सकता है आधार, तो आपका देखिए समुदाय में महसूस की जाने वाली जरूरतें हो सकती हैं, फिर लोगों को अगर हम बात करें सक्रिय सहभागिता हो सकती है, फिर उसके बाद आपका जो है सामुदायिक जागरूकता भी हो सकती है। ये शैक्षिक स्तर लोगों को पसंद आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आधार तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे सहभागिता भी है, जागरूकता भी है, ए बी डी कहीं पर है, ए डी ई कहीं पर है, ए डी ई ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कहता है निर्वाचनवाद जो है इंटरप्रेक्टिविज्म को एक प्रवृत्त शोध में उपयुक्त शोध उपागम हो सकता है, तो ये तो बड़ा अच्छा है, गुणात्मक शोध हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ठीक है। इंटरप्रेटिविज्म शब्द जो है, निर्वाचनवाद जो शब्द आता है, वो शोध के प्रयुक्त में उपागम में केवल गुणात्मक होता है। सही जवाब आपका ये होगा। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है। अगला सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लिफ मंसर्ट द्वारा जो है टाटा ट्रस्ट के सौंपे गए ज्ञापन का हिस्सा थे। ठीक है, हिस्सा थे तो वो बेसिकली महिला माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय के ज्ञापन के हिस्सा थे ये। और अगर हम बात करते हैं तो वो जो है एक शैक्षिक अनुसंधान के संस्थान के भी जो है एक प्रकार से ज्ञापन का हिस्सा थे। लाइब्रेरी फॉर द प्रिंस ऑफ वैल्यूज मैग्नीशियम जो है म्यूजियम की बात करें तो भी इसमें ये ज्ञापन में आ जाएंगे। और सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने काम किया है, तो इनका चारों कामों में ये शामिल है। ठीक है, क्लिफर्ट मंसर्ट, शायद यहाँ पे सिराज ने कल क्वेश्चन किया था कि उनकी विशेषता को लेकर, तो उनकी विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं। करेक्ट जवाब चारों हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे सत्य हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो मिशन के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, वो स्कीम बताना है, कवर्ड कर रहा है अंडर मिशन शक्ति को, है ना। तो मैं आप लोगों से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। बिल्कुल, आपका यहाँ पे पहला एक हो जाएगा भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वन स्टॉप सेंटर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा स्वाधार गृह आ जाएगा। वत्सल्य आपका नहीं होगा, वत्सल्य आपका नहीं होगा। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली प्रक्रिया 22 जनवरी को आ जाता है, रिलेट होता है 2015 को। वन स्टॉप सेंटर की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 2015 आ जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्वाधार गृह को लेकर तो ये रिलेट हो जाता है आपका 2 अगस्त 2021 को, है 2 अगस्त 2021 को। और आपका वत्सल्य योजना किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2001 में आता है, 2021 नहीं, वत्सल्य 2021 का हो जाता है, लेकिन ये जो है 2001 और 2 में आता है। ठीक है, स्वाधार, ठीक है 2001 और 2 वाली प्रक्रिया में आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आश्रय और सरल स्थल मांगने वाले शरणार्थियों के साथ आरेखीय सामाजिक कार्य की क्रिया के 5 तत्व निहित किए गए हैं। 5 तत्व निहित किए गए हैं, 5 तत्व निहित किए गए हैं। क्वेश्चन कोई छूट गया क्या पीछे? (53) नंबर का सवाल, ये क्वेश्चन है 53 नंबर का सवाल। बताइए, पहले नंबर पे स्वागत, ठीक है, नंबर 2 पे संगतता, नंबर 3 पे मध्यस्थता, नंबर 4 पे मित्रता, नंबर 5 पे परोपकारी। ढूंढिए ADCEB शरणार्थियों के साथ आरेखीय सामाजिक क्रिया में 5 तत्व निहित है ना शरणार्थियों के लिए। तो याद रखिएगा, स्वागत पहले नंबर पर है, डी आपका संगतता है, सी मध्यस्थता है, मित्रता स्थापित या मित्र बनाना बी है, और ई आपका परोपकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेशी समाज कार्य में स्थानीय संस्कृतियों के संदर्भ में प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा हो सकता है। चलिए, अच्छा, इस बात से मैं कहूंगा कि आप लोग सत्य रहिएगा। फिर स्वदेशी समाज कार्य में जो है मानव प्रजाति केंद्रित स्वरूप का उत्पादन हो सकता है ना। दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी सेकंड यानी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामाजिक क्रिया का विस्तृत रूप में समझा जा सकता है, किस रूप में समझोगे सामाजिक क्रिया को, बताइए। जो है सहत, जिसको हम बोलते हैं कंसर्न्ड क्रिया के रूप में, है ना, कंसर्न्ड एक्शन के रूप में। तो सामाजिक क्रिया विस्तृत रूप से हम इसी रूप में समझ सकते हैं। सोशल एक्शन को व्यापक रूप में अगर हम समझेंगे तो संगत यानी कंस्ट्रक्ट क्रिया के रूप में समझेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले सवाल के रूप में, कहता है किसने सतत विकास को सर्वाधिक सामान्य परिभाषा इस रूप में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, ऐसी विकास जो मानव पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी के द्वारा उसकी आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता क्षमता से समझौता करना किए बिना पूर्ति करता है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और भावी पीढ़ियों के द्वारा उसकी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में योग्यता को समझौता के बिना ही पूर्ति कर देता है। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए भाई? बार्टलैंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बार्टलैंड प्रतिलेखन, हाँ 1987 वाला।
ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये सवाल रिप्रेजेंट कर रहा है पापेल एंड रोथमेल 1966 वाली प्रक्रिया में। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ, सामाजिक समूह लक्ष्य के प्रारूप में। बात करेंगे जो है आगे, अगर हम लोग बर्टेन एम जो है सहयोगी 1965 में, ये रिलेट करेंगे विकासात्मक अवस्था को, ठीक है, बोस्टन मॉडल है ये। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट एंड नॉर्दन की 1976 वाली प्रक्रिया में, ये रिलेट होगा समूह अभ्यास हेतु उपागम की अवस्था। इन्होंने ये जो है जो विविधता बता रखी है उपागम की, ये समूह कार्य की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। HB ट्रेकर 1955 है, तो समूह कार्य के अभ्यास का सिद्धांत है। कुल टोटल 10 सिद्धांत इसने इस किताब में दिया था, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 1966 में पावेल एंड रॉथमैन सामाजिक लक्ष्य हो जाएगा। 1965 में बर्टन एंड उसके सहयोगी थे विकासात्मक अवस्था हो जाएगी 65 में। और 76 में जो आ जाएंगे नॉर्दन और रॉबर्ट का नाम, वो समूह की अवस्था हो जाती है जो उपागम की विविधता को बताती है। ट्रेकर जो है सिद्धांत हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा मैच हुआ है सही बताइए जरा, 57 का सेकंड। जी सर। अगला सवाल देखिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी। अपेक्षा और उपेक्षा ये पॉजिटिव शब्द हैं? अपेक्षा और उपेक्षा, बिल्कुल ये पॉजिटिव शब्द हैं, बिल्कुल। ओके सर। एमएन श्रीनिवास। हाँ, एमएन सांस्कृतिकरण का श्रेय, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसी तरीके से प्रश्न पढ़ो उत्तर आ जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही करना है पेपर में आज। संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको साथ मनोरोग समाज कार्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल जवाब बताइए यहाँ पर। तो सर होगा आपका ये संरक्षण की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। एक अगर हम बात करते हैं अनाथ भी शामिल है, आवारा बच्चे यानी स्ट्रीट बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद बाल श्रम से पीड़ित वाले भी हो जाएंगे। फिर उपेक्षा के जो शिकार होने वाले बच्चे हो जाएंगे, शारीरिक और यौन उत्पीड़न के शिकार वाले बच्चे भी हो जाएंगे। सही जवाब है संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे आते हैं उसमें, मनोरोग में, है ना, सारे बच्चे हैं ये। सभी जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे सामने ये देखिए, सवाल कर रहा है कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो सजग कैसे रहेगा बताइए जरा एक बार। सजग रहना चाहिए, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि समूह परिवेश लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के वो अनुकूल रहे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि समस्या का समाधान करने या निर्णय लेने के सामूहिक प्रयास के समय अधिक लगता है और यह प्रक्रिया महंगी होती है, जिसके कोई कारगर परिणाम निकल सकता है। बिल्कुल देखिए, ये भी करेक्ट होना चाहिए भाई, क्योंकि समूह कार्यकर्ता हमेशा ये चीज करता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता कि किसी समूह को शीघ्र और तार्किक निर्णय लेने में मदद की जाए, बिल्कुल ये भी नहीं जानता। समूह के कतिपय निर्णय लेने संबंध में दक्षता का विद्यमान नहीं रहता है, ये भी करेक्ट है यहाँ पे। तो फिर करेक्ट हो जाएंगे सारे। तो एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए, है ना। और करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये बात सत्य है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लीजिए। सर वेस्टर्नाइजेशन किनका था सर? वास्टलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। एक बार आप मुझे उसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप मुझे वो कर दीजिए ग्रुप में शेयर। पश्चिमीकरण। हाँ, पश्चिमीकरण क्या था? पश्चिमीकरण वेस्टर्न, हाँ बताइए पश्चिमीकरण क्या था? वो किनका दिया हुआ है पश्चिमीकरण? वेस्टर्न घाट की प्रक्रिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं, अभी एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है अभी बताते हैं आपको। देखिए 61 के क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे को वस्तु स्थायित्व की बात होती है? और ये आपको ध्यान रखना है, पहला अवस्था आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। संवेदी जो है प्रेरित, संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर वाली प्रक्रिया में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो प्रक्रिया किसकी मानी जाती है? सिगमंड फ्राइड या जीन पियाजे? ऑप्शन बताइए। जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड? जीन पियाजे माना जाता है। कौन माना जाता है? जीन पियाजे। हाँ। स्थानीय स्वदेशी संसाधनों का इष्टतम उपयोग के संबंधी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिए गए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बोलिए। नहीं, सिद्दीकी, HY सिद्दीकी, HY, हाँ HY सिद्दीकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, देख सकते हैं अगला सवाल हमारे सामने है। करा निम्नलिखित में से सही क्रमबद्ध तरीके से हमको क्या करना है, पहले से बाद के चरणों को क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है ना। तो ये क्रम आपको दर्शाना है। बड़ा आसान सा सवाल है आपके सामने। सबसे नंबर 1 पर आता है मौखिक, फिर नंबर 2 पे आपका आता है गुदा, ठीक है,
फिर नंबर 3 पे आता है फैलिक, जिसको बोलते हैं लैंगिक, जिसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। और चौथे नंबर पे आता है प्रसूति लेटेंसी, और 5वें पे आता है ये। तो ये उल्टा दे दिया है, आप देख सकते हैं EDCB। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में दिया गया है, 4 ऑप्शन आपका सही है। सिगमंड फ्राइड का था ये क्वेश्चन। अब अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात अगर हम करते हैं, ठीक है ना। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मनोविश्लेषण है वह गतिविधियां हैं जो व्यक्ति कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य अंतर क्रिया को उद्भूत करता है। व्यक्ति केंद्रित परामर्श है जो रिलेट कराता है विचारों और भावनाओं को शुद्ध अनुचिंतन यानी परिवर्तन को लेकर। गेस्टाल्ट थेरेपी है जो रिलेट कराता है अन्यारोपण को, और जो संज्ञानात्मक व्यवहार परामर्श है वो रिलेट कराता है विसंवेदीकरण को। ठीक है, तो फिर से ध्यान सुनिए। मनोविश्लेषण की प्रक्रिया में व्यक्ति कार्यकर्ता सेवार्थी के मध्य अंतर क्रिया को जानना, व्यक्ति केंद्रित परामर्श वाले में विचार और भावनाओं को जानना, गेस्टाल्ट को अन्यारोपण का विश्लेषण कर देना, संज्ञान और व्यवहार परक में क्रमबद्ध विसंवेदीकरण की बात कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही तरीके से मैच हो रहा है। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया है? सेकंड वाला? यस सर। सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है सुजात। ठीक है, सुजात। अगला सवाल है सुजात, जिसको बोलते हैं यूजेनिक्स का संबंध सही तरीके से आपको दर्शाना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मानेंगे आप लोग? तो आपको ध्यान रखना है चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से मानव जाति को उन्नत बनाना, दूसरा आक्रामक तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण करना, तीसरा जो है नस्ल की शुद्धिकरण करना। जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं है, इसकी प्रक्रिया ये गलत है। सुजात संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ABD करेक्ट ऑप्शन होगा, और ABD जो ऑप्शन जा रहा है वो किस ऑप्शन में है? तो 60 बताइए, थर्ड वाले में ABD। हाँ, थर्ड ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है 66 नंबर का सवाल है। ये सवाल देखिए, भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगों के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। बिल्कुल बात सही है। और RPWD एक्ट जो है 2016 में दिव्यांगता की मान्यता जो है, मान्यता प्राप्त दशाओं में संख्या 7 से बढ़ाकर 21 हो गई। सही बात है, और व्याख्या भी हो रही है। दोनों सत्य हैं, दोनों की एक प्रकार से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे व्याख्या अच्छा है ही नहीं। ठीक है, दोनों सत्य रहेंगे। अगला सवाल देखिए, दिल्ली समाजकारी में पूछा गया कि समाजकारी में नाम से लोकप्रिय संस्थान है वो कौन सा है? ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दिल्ली समाजकारी वाली प्रक्रिया में पूछा गया सवाल था तो उसके द्वारा प्रयास से किया गया था। तो लोकप्रिय संस्थान निम्नलिखित में से बताइए किसके प्रयास से स्थापित हुआ था दिल्ली समाजकारी? जी नहीं, यंग वुमेन्स क्रिश्चियंस के द्वारा सर ये हुआ था। हाँ, यंग वुमेन्स नहीं होगा, हाँ सॉरी, यंग वुमेन्स होगा, यंग वुमेन्स होगा, यंग वुमेन्स होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब। यंग वुमेन्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, दिल्ली में समाजकारी का विकास या उसका विभाग डाला गया था। पहला ऑप्शन सही है। 68 बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमयन अनुच्छेद 1 निम्नलिखित किस विषय से संबंधित था? बड़ा आसान सा सवाल है, और मैं आपसे कहूंगा कि इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। थर्ड वाले को, बालक की आयु से, बालक के आयु से था। थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा। हाँ, आयु से था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आ रहा है 69 नंबर का सवाल, और 69 नंबर का जो सवाल रिप्रेजेंट हो रहा है वो सुमलित वाला है। आपको ये मैच करना होगा। शून्य प्रकल्पना सत्य होती है लेकिन अस्वीकृत कर दी जाती है, तो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? आपका टाइप 1 एरर होना चाहिए। फिर कहता है कि सांख्यिकीय मानदंड के मध्य जो है त्रुटि की जो सीमा होगी ये रिप्रेजेंट करेगी प्रतिचयन त्रुटि को। और जब बात करेंगे प्रतिचयन अवयव तत्व का सूची जिसके प्रतिदर्श का चयन किया गया है तो ये रिप्रेजेंट होगा प्रतिचयन का ढांचा। और फिर कोई उपकरण वास्तव में किस सीमा तक उस संकल्पना की निर्मित का मापन करता है जिसका मापन किया जाना या उसके द्वारा अपेक्षित होता है वो वैधता। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले का दूसरा, दूसरे का एक, पहले का दूसरा, दूसरे का एक, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, और चौथे का यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया, सामुदायिक संगठन में शामिल किया गया है। बताइए भाई किसको किसको सामुदायिक संगठन में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए समुदाय की आवश्यकताओं की समस्याओं की पहचान शामिल है, समुदाय की आवश्यकताओं की समस्याओं की प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए शामिल है, कार्य करने के प्रति आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा को विकसित करना चाहिए शामिल है, सामुदायिक कार्यकर्ता या आवश्यकताओं
और समस्याओं को निपटने के लिए संसाधन प्राप्त होना चाहिए, ये भी शामिल है। सहयोगात्मक और सहभागी अभिवृत्ति को प्रचलन में विकसित करना, ये भी शामिल है। सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, यानी 4 ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पांचों के पांचों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट माने जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नृजाति केंद्रित निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता बताती है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71। सही जवाब आपको दर्शाना है अंतः समूह समंदर के द्वारा दिया गया है। अंतः समूह समंदर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नृजाति केंद्रित किसकी विशेषता बताती है? तो वो अंतः समूह की बताती है।